दोस्तों, तो आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। मैंने चैप्टर नंबर 5 इसलिए नहीं कराया बिकॉज अगर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने जो सीबीएसई का नया से रिवाइज सिलेबस आया था वो आपके साथ शेयर किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 5 यानी कि इंट्रोडक्शन टू इक्विलेट ज्योमेट्री वो आपके इस साल के सिलेबस से हट गया है और ये सिर्फ वन टाइम मेजर है। मतलब अगले साल के जो बच्चे 9th में आएंगे उनको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलो फिर आज हम अपने आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको याद होगा कि ज्योमेट्री कोई नया चैप्टर नहीं है। आप लोग क्लास 5th से आई होप क्लास 4th से भी कुछ बच्चे पढ़ते हुए आ रहे होंगे, क्योंकि इस प्राइवेट स्कूल में हर किसी का अपना सिलेबस होता है और हर कोई अपनी बुक डिजाइन करता है कौन कौन से चैप्टर डालने हैं। खैर वो छोड़ो, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ज्योमेट्री कोई नई बात नहीं है। आप लोग ज्योमेट्री जो है क्लास 4th 3rd 5th से पढ़ते हुए आ रहे हो और बेसिक आप लोगों ने पढ़ा क्या होगा कि ज्योमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें डील करने में हेल्प करती है। किससे साथ डील करने में? अगर मुझे कोई फिगर दिया जाए, सपोज कीजिए रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, तो इस टाइप की जो फिगर है इसका हम एरिया, वर्टेक्स, लेंथ या सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कैसे मेजर करें, इन सब में हमें ज्योमेट्री हेल्प करती है। तो ज्योमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें किसी गिवन फिगर का एरिया, साइड, वर्टेक्स या फिर पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। तो क्लास चैप्टर 5 जो इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कुछ उसमें से की पॉइंट हाईलाइट करने वाला हूं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो बहुत ही बेसिक है जो आपको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले क्या था कि इक्विलेट ने क्या कहा कि जो भी इक्विलेट से पहले मैथमेटिशियन थे या फिलोसफर थे उन्होंने अपनी अपनी फिलोसफी दी थी और अगेन सिविलाइजेशन जो उस समय चल रही थी सबने अपना अपना मेथड टेक्निक अपना रखी थी कि गिवन फिगर का एरिया कैसे नापा जाए। जैसे इजिप्ट में चलती थी कि वो अपना एरिया कोई ट्रेपेजियम टाइप से मेजर करते थे, इसी तरह इंडिया में कुछ अपना पाइथागोरस थ्योरम के चलता था और भी बहुत से। खैर वो तो हिस्ट्री में मेंशन है। आपको चाहे तो आप इक्विलेट इंट्रोडक्शन टू इक्विलेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी चीज कैसे कैसे इजिप्ट से निकल के आई, ग्रीक से निकल के आई, इंडिया से निकली, चाइना से, मतलब अलग अलग स्पेसिफिक जो थी उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है। तो हम लोग इक्विलेट की बात करने वाले हैं। इक्विलेट ने क्या करा कि इनसे पहले जितनी भी रिसर्च हुई थी या जिन्होंने भी अपने कॉन्सेप्ट दिए थे उन्होंने इन सबको एक बुक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ट्रीटीज, जिसका नाम दिया उन्होंने एलिमेंट्स। और उन्होंने इसमें 13 चैप्टर डिफाइन किए जो हर एक चैप्टर हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ डील करता था। तो इन्होंने ये सब बताने के बाद इन्होंने अपने कुछ 5 पोस्टुलेट्स दिए और इन्होंने अपने कुछ 7 एक्सिम्स दिए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 1 या 2 नंबर के मार्क्स में अगर ये सिलेबस में होता तो फाइनल एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इसकी वेटेज 1 से 2 नंबर की होती है। वो भी आपको पोस्टुलेट्स में से ही दे देता है। जैसे मैं आपको कुछ पोस्टुलेट्स बता देता हूं कि अगर आपको 2 चीजें इक्वल दी जाए तो आप उसमें, जैसे मेरे को ए बी इक्वल दिया जाए ए बी सी डी के, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 यूनिट ऐड कर दूं तो कोई नया चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं ऐड ना करके मल्टीप्लाई कर दूं तब भी कोई चेंज नहीं होगा। कुछ इस टाइप के उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दी थी जो आप अपनी बुक्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बस मैं एक क्विकली रिवाइज करा रहा हूं कि ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लेना। इसी तरह उन्होंने कुछ एग्जिम्स दिए हुए थे। एग्जिम्स बेसिकली क्या है कि वो स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करने की नीड नहीं है, मतलब हम उसे एज अ प्रूफ मान के चलते हैं कि ये बात प्रूफ है, हमें इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो आपकी एनसीईआरटी बुक में 5 पोस्टुलेट और 7 एक्सिम्स है, उन्हें देखना और उन्हें अच्छे से रिवाइज एक बार देख लेना। और क्वेश्चन भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके, बस ये जो मैं आपको बता रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, इस पे एक आध सवाल पूछता है या फिर आपको स्टेटमेंट दे देगा कि ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके ही आपको
आर्ग्यूमेंट यानी कि रीजन देना है अगर रीजन पूछता है तो। चलो खैर, हमने ये बात कर ली कि हम चैप्टर 5 में करने वाले क्या है। बाद में जैसे हमारे पास टाइम बचेगा तो हम इस चैप्टर पे दोबारा आएंगे, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं इतना हाइपर मत होना अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। मैक्सिमम ये 2 घंटे का चैप्टर है, आपको बस थ्योरी है जो आपको पढ़ना है। मतलब आप एक दिन बैठोगे पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो लाइन्स एंड एंगल शुरू करते हैं आज। तो लाइन्स और एंगल में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको उन्हीं टॉपिक से एक बार दोबारा फेमिलियर कराऊंगा जो आप लोग पढ़ के आए हो अभी तक। मतलब आपने क्लास 3 से क्लास 8 तक जो टॉपिक पढ़े हैं उनको मैं बस एक बार क्विकली रिवाइज कराने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आपने बहुत ही बेसिक यूनिट पढ़ा होगा, पॉइंट्स। ये होता क्या है बेसिकली, हमने पॉइंट्स को जब आप लोग याद होगा अच्छे से, फर्स्ट 3rd क्लास की बुक में भी डेफिनेशन मिल जाती है। पॉइंट इज बेसिकली अ डॉट मार्क बाय अ शार्प पेंसिल और पेन। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि एक डॉट जब हम एक शार्प पेंसिल या पेन से मार्क करें, ये बेसिकली बेसिक यूनिट है ज्योमेट्री की। आप कोई से भी फिगर की बात करोगे ना माय फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना वो डॉट से ही मिलके बना है। इसी तरह जब आपने डेफिनेशन पढ़ेगी, जब हम आगे डिस्कस करेंगे, सब में देखना डेफिनेशन में कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स चलेगा। तो ये बेसिक यूनिट्स। अच्छा, आप लोगों ने बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें भी आपको मेंशन करने को मिलेगा, जैसे सेल कहा जाता है ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसी तरह ज्योमेट्री में पॉइंट बेसिक यूनिट हो जाता है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो आपने ये बात उसमें मेंशन करी थी। उसके बाद आपने कुछ टर्म डिफाइन करी थी, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, और हमारी रे क्या होती है। कुछ इस टाइप की आपने फेमिलियर टर्म है। आपको याद होगा लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट लाई इन अ स्ट्रेट पाथ। जैसे हमें पता है एक प्लेन पर, अच्छा प्लेन आपको डिफाइन नहीं किया मैंने, बेसिकली प्लेन क्या होता है मैथमेटिक्स में, एक फ्लैट सरफेस होती है जो 2 डायमेंशन होती है। जैसे ये आपकी लेंथ, ब्रेथ, और ये दोनों आप चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं इंफिनिटी का। अगर आपने अपने बुक का पेज देखोगे तो वो भी कुछ इस टाइप का ही होता है। आप चाहो तो अपना 2 डायमेंशन फिगर बना सकते हो। जब आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया होगा तो आपको याद होगा एक्स और वाई, वो बेसिकली 2 डायमेंशन बन रहा था, बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग साइड भी रखी है, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला। अगर आप इसको रेक्टेंगल की फिगर में समझेंगे तो लेंथ और ब्रेथ बेसिकली 2 डायमेंशन होंगे। तो आपने लाइन में क्या पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट जो एक स्ट्रेट पाथ में लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कुछ, मान लो मेरा ये प्लेन है और इसमें कुछ मेरे पॉइंट लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। तो मैं बेसिकली बात क्या कर रहा हूं, लाइन जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज लाई इन अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ में अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन नहीं कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन थी। और खास बात क्या है लाइन में कि इसके ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है ना ही एंडिंग पॉइंट मिलता है। ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। इट नेदर हैज स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंडिंग पॉइंट। चलो मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में थोड़ा बता दिया, आप डेफिनेट करने समय इस पॉइंट को भी मेंशन कर देना। अब बात आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम टर्मिनेटेड लाइन भी कहते हैं। आपको याद होगा लाइन सेगमेंट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच डजंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट और नॉर एंडिंग पॉइंट। मतलब ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंडिंग पॉइंट है। आप इसको चाहे तो इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एग्जाम्स में भी और पोस्टुलेट्स में भी बात करिए एक्यूलेट ने, बड़े ध्यान से पढ़ना उस पॉइंट को भी। कई बार उसमें से भी 1-2 पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो खैर लाइन सेगमेंट क्या है कि हमारा बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं और जिसके दोनों एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, या फिर दोनों के दोनों पॉइंट है, इसको हम टर्मिनेटेड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, कई बार आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा, स्कूल में तो मैं कह नहीं सकता, खैर एंट्रेंस एग्जाम में पक्का पूछेगा कि लाइन सेगमेंट को हम किस नाम से और जान सकते हैं। इसी तरह आपने रे, बहुत बच्चों को बहुत फेमिलियर है, सन रे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट
जो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि या तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर आपके पास इसका एंडिंग पॉइंट होगा। जैसे अगर हम बात करें सन रे की, सूरज से निकली है, पूरे यूनिवर्स में तारीख कहां तक पहुंची है, कोई स्पेसिफिक हम डिफाइन नहीं कर सकते ना कहां तक जा रही है, तो कुछ इसी टाइप का हमने मेंशन करा हुआ है। खैर चलो, ये तो फैमिलियर टर्म्स हो गई जो हमने अभी बात करी है। अब हम आगे चलने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक का स्टार्ट है कि एक्चुअली में लाइंस और एंगल में हम करने क्या वाले हैं। अभी हमने लाइंस के बारे में बात करी, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिट्स की जो की पॉइंट है हमने उनको भी देखा। तो अब हम जो है बेसिकली लाइंस एंड एंगल पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो देखो, लाइंस एंड एंगल में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कोलिनियर वर्सेस नॉन कोलिनियर पॉइंट। थोड़ी देर पहले हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी कि पॉइंट होते क्या है। तो अब मेरे को पता कैसे लग गया कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट समझो। कोलिनियर पॉइंट की बात क्या है बेसिकली कि जब मेरे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन अ लाइन सेगमेंट। मतलब क्या है, अगर मान लो मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं, पॉइंट ए बी सी, ठीक है। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करूं और ये तीनों के तीनों पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर जाए, जैसे मेरा पॉइंट ये था ए, ये था बी और ये था सी, तो जब मैंने एक स्ट्रेट लाइन पास करी और वो लाइन मेरी तीनों पॉइंट से एकदम पास हो गई स्ट्रेट में, तो ऐसे ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। समझो, कोलिनियर पॉइंट क्या है बेसिकली, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करें ऑन अस, थोड़ा और क्लियर समझ लो, ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप क्लियर है? या फिर आप इसको कुछ इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो कि जब मेरे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर जाए, या जब मैं एक लाइन सेगमेंट पास करूं तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट या फिर जितने पॉइंट मुझे दे रखे हैं वो सभी इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर जाए। तो ये तो बात हो गई कोलिनियर की। अगर नॉन कोलिनियर की बात हो जाए तो क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा। जैसे अब ये पॉइंट कुछ ऐसे ले लो, पॉइंट ए ले लो यहां पर, पॉइंट बी ले लो यहां पर और पॉइंट सी समवेयर यहां ले लो। तो जब आप एक स्ट्रेट लाइन पास करोगे तो ऐसा होगा पॉइंट बी और सी आ जाए, या फिर पॉइंट बी आ रहा हो पॉइंट सी ना आ रहा हो, कुछ इस फॉर्म में पास करो, कुछ ऐसे पास करो, कुछ ऐसे पास करो। आप कैसे भी लाइन पास कर लो, एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों पॉइंट का आना इम्पॉसिबल है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, वो पॉइंट या फिर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई ना करे। क्या, डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। क्लियर है? कोलिनियर में जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर जाए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात करी थी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी की। और नॉन कोलिनियर में क्या होगा, जब मेरे तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई ना करें। ठीक है, मैंने ये 3 के लिए समझाया, आप इसी तरह 5, 6 कितने का भी लेकर डिस्कस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ही लाइन सेगमेंट पे नहीं लाई करनी चाहिए। और नॉन कोलिनियर की इंपॉर्टेंस यहां से शुरू हुई है, और जब तक हम हीरोन फॉर्मूला नहीं पढ़ लेते तब तक इसकी इंपॉर्टेंस चलती जाएगी। मतलब अभी आपका चैप्टर नंबर 6 से शुरू हुआ है और हीरोन फॉर्मूला मतलब चैप्टर 13 तक लगभग चलता ही रहेगा। आई होप चैप्टर नंबर 13 ही है हीरोन फॉर्मूला। आप एक बार देख लेना, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझो। आप इसके बाद ट्राइंगल में जाओगे तब भी इसकी इंपॉर्टेंस मिलेगी, सर्कल में आओगे तब भी दिखेगी, क्वाड्रिलेटरल में आओगे तब भी इसकी इंपॉर्टेंस है, और फिर जब आप इसके इंप्लीकेशन यानी हीरोन फॉर्मूला या फिर कंस्ट्रक्शन करोगे तब भी आपको इन दोनों पे सवाल मिल सकते हैं। चलो फिर, ये तो बात हो गई लाइंस की कि हमने डेफिनेशन देख ली। अभी थोड़े से और टॉपिक है, लाइंस में कुछ और भी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन हम उनको डिस्कस करेंगे जब हम एंगल समझ लेंगे। तो अब एंगल पे हम आने वाले हैं। तो एंगल में देखो, कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने क्लास 5th 6th में पढ़े होंगे, बस उनको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं कि एंगल्स में क्या पढ़ा था आप लोगों ने।
सबसे पहला आप लोगों ने टाइप पढ़ा होगा एक्यूट एंगल। याद है कुछ एक्यूट एंगल में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? देखो, अगर जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो, वो सभी एंगल मेरे एक्यूट एंगल में लाई करेंगे। जैसे मान लो मैं कुछ रेंज बता दूं, 1 से लेके बेसिकली 89 डिग्री तक जो भी एंगल होंगे वो सभी एंगल एक्यूट होंगे। ठीक है, 0 डिग्री को मत कंसीडर कर लेना। 0 एक अलग एंगल बनता है जिसको हम 0 एंगल से बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं 0 एंगल और स्ट्रेट एंगल में। जब मैं आपको स्ट्रेट एंगल और 0 एंगल डिस्कस करूंगा तब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि कितना माइनर डिफरेंस है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सेम ही तो है। अगला एंगल है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें क्या है, बेसिकली मेरा एंगल 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। अगर मेरे को रेंज बतानी हो तो 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक। ठीक है, वैसे पॉइंट में भी होता है बट हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और सबसे फेवरेट बच्चों का राइट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री का। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, चलो एक बार रिफ्लेक्स एंगल भी देख लेते हैं। खैर ये मैं डेफिनेशन बस समझा रहा हूं बिकॉज आपके पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी बच्चे आप लोग सवाल कर पाओगे। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, बेसिकली मेरा 180 से तो बड़ा होगा लेकिन ये 360 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब 181 से लेके 359 तक, ये बेसिकली मैं इसी मुझे रेंज डिफाइन करनी जाए तो कुछ इस तरीके से। ये याद रखना, पॉइंट में भी हो सकता है, मैं कुछ ऐसे मान लूं 359.9, वो भी इसमें लाई करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, 360 नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट एंगल। ये क्या है, बेसिकली एग्जैक्टली ये रफ कर देता हूं, एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। ठीक है, और 0 एंगल में क्या खास बात है, कौन सा है, 6th। 0 एंगल में बेसिकली आपका एंगल जो होगा एग्जैक्टली 0 डिग्री होगा। अब जरा इनका डिफरेंस समझते हैं। चलो मैं सबसे पहले स्ट्रेट एंगल बनाता हूं। मान लो मेरा ये बेस है AB, ठीक है, और अब मैं इसको D की हेल्प से 180 डिग्री का एंगल प्लॉट करता हूं। तो जब लोग आप D अपना रखोगे तो सेंटर पॉइंट यहां रखोगे, और हमें पता है कि जब हम बेस से जितना दूर जाएंगे एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। और जब आप डी पे देखोगे तो आपका स्ट्रेट एंगल मतलब 180 यहीं पे लाई कर रहा हुआ है एकदम सीधा। तो ये मेरा पॉइंट मान लो, मैं इसका अपना वर्टेक्स जो है इसका सी दे देता हूं। तो ये मेरा AC क्या हुआ, बेसिकली इसका एक आर्म बना, ये मेरा बेस है और ये पूरा एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, बहुत क्लियर है। स्ट्रेट एंगल में जब आप लोग बेस अपना कुछ भी मान के और पॉइंट A पे जब आप अपना D रखोगे और एंगल ड्रॉ करोगे तो जो आपका आर्म है ना एंगल की, वो एकदम स्ट्रेट लाई करेगी, इसलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। लेकिन 0 डिग्री में क्या केस है, देखो अगर मैं आपको बेस ले लूं, वही XY ले लेते हैं चलो, और जब मैं आपको D रखूं तो मेरी जो आर्म होगी ना वो बेसिकली इसी बेस पे लाई कर रही होगी। मतलब जैसे अगर आप लोग ऐसे बनाते हो ना एंगल, ये 0 डिग्री के केस में पॉसिबल नहीं होगा, 0 डिग्री में इसी के ऊपर लाई कर जाएगी। तो जो बेस के ऊपर ही मेरी जो आर्म है वो लाई करेगी, बेसिकली कोइंसिडेंट लाइन वाला केस होगा। तो यहाँ पे जो एंगल है ना ये ऐसा बनेगा 0 डिग्री, बस यहाँ पे आप पूरा दिखाते हो, यहाँ पे बस इतना ही दिखेगा। ठीक है, बहुत क्लियर है। कोइंसिडेंट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। बेसिकली क्या है, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर ली है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पूरी फॉर्म हो जाएगी, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो चलो अब हम लाइन की कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो अब हम जो है थोड़े से और एंगल डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम अपने पेयर ऑफ लाइंस पे जाने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप लिखे, ये बहुत कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने 5th में पढ़ा होगा। मैं जब आपको बताता जा रहा हूँ, बस मैं एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप लोग इनसे अच्छे से फेमिलियर हो जाओ
और जब हम क्वेश्चन करें तो हमें कहीं ना कहीं से इनका यूज हो सकता है। क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, ज्योमेट्री में कोई एक तरीका फिक्स नहीं है सॉल्व करने का। इसको पॉलिनोमियल में जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे, आपके 7-8 केस होते थे, इसी तरह मान के चलना हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, बेसिकली जब आपके पास दो एंगलों का सम 90 हो। मान लो मेरा ये एंगल x है, ये मेरा एंगल y है, तो जो ये x प्लस y है इनका सम 90 डिग्री होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब बेसिकली दो एंगल जब इन दोनों का सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर इन दोनों का सम 180 हो जाए तो ये बन जाएंगे सप्लीमेंट्री। बहुत ही बेसिक सी बात है, बस ये मैटर नहीं करता। मान लो तुम लोग सोचोगे ये भी 45 ये भी 45, जरूरी नहीं है। ये मेरा 10 भी हो सकता है, ये मेरा 80 भी हो सकता है, ये मतलब फ्रैक्शन सा मतलब नहीं है, बट दोनों का सम अगर 90 आ रहा है मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह सप्लीमेंट्री में मतलब नहीं है कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, अगर दोनों का सम 180 बैठ जाता है तो यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट एंगल। देखो आपको इन्हीं दोनों के टॉपिक पे बेस है, क्या है ये देखो, जब मेरा दो एंगलों when two angles have common arm then they are adjacent angle। जब भी मेरे दो एंगलों में एक कॉमन आर्म हो या कॉमन वर्टेक्स हो तो इनका हम क्या कहेंगे, बेसिकली एडजेसेंट एंगल। ये बहुत छोटी सी बात थी, एक बार और जो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। अब हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लाइंस पे, जो कि आपके टॉपिक की स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब जब हम इसे समझ लेंगे तब हम आप क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे 9th क्लास के हिसाब से। तो देखो पेयर ऑफ लाइंस में क्या है, ठीक है, वही बातें हैं, बस एक बार हमें समझानी है। क्या है, देखो सबसे पहला केस क्या पॉसिबल है कि मेरी पेयर है, क्योंकि दो लाइन होंगी तो ऐसा भी तो हो सकता है दो लाइनें इंटरसेक्ट करे। अब इंटरसेक्ट कैसे कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, या फिर आपको ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर दो लाइन मेरी पैरेलल हो। ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल जनरल डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद जब आप समझ जाओ तब मैं इनके नाम दूंगा। इसी तरह ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही ओवरलैप करे। ठीक है, जैसे एक्स वाई ए बी, एक्स वाई ए बी, एक्स वाई ए बी, ए बी एक्स वाई, ये मैंने रैंडम नाम लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो समझाने के लिए। तो देखो ऐसा केस जब भी मेरी दो लाइनें इंटरसेक्ट करें हम इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है ये परपेंडिकुलर। तो अभी हम बात कर रहे थे, तो हमारा ये 90 डिग्री एंगल बनना जरूरी है। चलो फिर अब हम अपने सेकंड केस पे चलते हैं, जिसका नाम हम देंगे, क्योंकि इन दोनों लाइन जो है पैरेलल है तो इसका नाम हम देंगे पैरेलल लाइंस। मतलब क्या है कि दो लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप लोग लेते हो हमेशा रेलवे ट्रैक, नहीं तो अभी खासकर फेमस चल रहा है मेट्रो, तो आप मेट्रो का भी ट्रैक ले सकते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। खैर वैसे ज्योमेट्री बहुत रियल है, हमेशा लाइफ से कनेक्ट रहती है। अगर हम देखें ध्यान से तो कई एग्जाम्पल हमें अपने आंखों के सामने ही मिल सकते हैं। चलो खैर कोइंसिडेंट लाइन पे आओ। इसमें जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, यानी कि ओवरलैप करे, एक के ऊपर एक लाई करे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगेन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हर एक ज्योमेट्री में जो हम डिस्कस करेंगे सब में इन सब का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था कि दो केस पॉसिबल है। पहला कि किसी भी एंगल पे मेट करे तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते थे। इसका स्पेशल केस क्या है, जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे दो लाइन सेगमेंट तो हम इसको कहते थे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत समझ लेना, वो अलग चीज है, परपेंडिकुलर लाइन है सिर्फ, बाइसेक्टर मत जोड़ के बैठ जाना।
दूसरा है पैरेलल लाइन, जब मेरी दो लाइन सेगमेंट के बीच की दूरी बराबर हो, यानी कि दोनों के दोनों पैरेलल चले, तो हम इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब जो एक के ऊपर एक ओवरलैप करे, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जिस्ट करे, तो हम इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये बात हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब हम जो है आगे बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टी जो इन्हीं रूल के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम जो है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? तो देखो, अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट दी जाए और एक ही पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, सभी का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर ही होगा। इसको हम कहते हैं बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। शॉर्ट फॉर्म में हम एलपी यूज करते हैं। जैसे मान लो यहां पे मेरे कितने एंगल बने हैं, 1 2 3 4, इसको मानता हूं मैं अपना एंगल x, इसको y, इसको z, इसको w। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका सम होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, इस पे भी बहुत से अच्छे सवाल आ जाते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार दोबारा समझ लो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, कि एक लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट से बने सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। एक लाइन और एक ही पॉइंट से, ऐसे मत समझ लेना। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं, बहुत कंफ्यूजन बच्चे कर लेते हैं। मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी और आपके पास एंगल कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं। एंगल का नाम भी ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एच। तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आप इसको इस फॉर्म में नहीं दिखा सकते। क्यों? बिकॉज यहां पर एक पॉइंट नहीं है, यहां पर आप दो अलग अलग पॉइंट लेके चल रहे हो। हाँ, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में जरूर दिखा सकते हो। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लाइन सेगमेंट सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट सेम होनी चाहिए, तब आप इसको सेम दिखा सकते हो। इसी तरह आप इसको एक अलग मान के ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? चलो इस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं तुमको कहता हूं मेरा ये वाला एंगल है 50 डिग्री, ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ये वाला एंगल है 10 डिग्री, और आपसे बोलूं कि भाई मुझे बता ये W एंगल कितने डिग्री का होगा। तो वही हम करेंगे, देखो, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 50 प्लस 40 प्लस 10 प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर आप लोग इनको प्लस करोगे, 100 प्लस W डिग्री इज इक्वल टू 180, और W की वैल्यू क्या आ रही, 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, कुछ इस टाइप के सवाल जब हम एनसीईआरटी में क्वेश्चन पे आएंगे या फिर जब हम आगे और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे तो कुछ इसी टाइप के हम सवाल देखने को मिलेंगे। चलो फिर हम अपने अगले प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट पेपर में कोशिश करना पूरा पूरा नाम लिखने। यूटी में आप लिख सकते हो बिकॉज बहुत से टीचर फेमिलियर है इन टर्म से और बहुत ही जल्दी कॉमनली यूज भी करते हैं वो जब अपने क्लास में समझाते हैं। तो देखो, अच्छा इसको आप अपनी एनसीईआरटी में शायद इसको थ्योरम 6.1 है, नंबर मुझे याद नहीं है, बट हाँ इसको एक थ्योरम भी कहते हैं। वही है जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जिसमें हमने कहा था कि दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को जब एक पॉइंट पे काटे, तो इसमें क्या है कि जब भी ऐसा केस पॉसिबल होगा कि दो लाइन सेगमेंट कोई एक पॉइंट पे काटे, सपोज को इस पॉइंट को O मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल अपने सामने वर्टिकली मतलब इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे x लूं या y लूं, यहाँ a लूं और b लूं, तो कुछ ऐसा x इज इक्वल टू y बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी तरह
ए इज इक्वल टू बी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस पे भी हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से इन पे क्वेश्चन दिया जाए। एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि लीनियर पेयर में अगर मान लो आपके पास ये दिया जाए, एक पॉइंट से बने एंगलों का सम 180 है, जैसे ये मेरा 100 है, ये 40 है, ये 40 है, आपको ये दिख रहा है तीनों का सम 180 है, तो जो आपकी ये जो बेस है ना, ये एक लाइन सेगमेंट होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हम थोड़े से एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देखते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखो, मैं एनसीईआरटी खोलता हूं आपकी, चैप्टर नंबर 6, एक सेकेंड। चलो, तो देखो आपको एक्सरसाइज में शायद मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। हाँ, आपको पहला क्वेश्चन ही यही है, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई 70 डिग्री। तो चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखो, मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1, तो मेरे पास फिगर क्या है, एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी और एक और लाइन सेगमेंट है सी डी, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक वर्ड कॉमन आर्म दिखा रखी है कुछ इस फॉर्म में। तो मैं इनके कुछ नाम है डी, बी, ओ, ए और सी। अब मुझे दे क्या रखा है, सबसे पहले वो भी लिख लेते हैं। तो देखो, इन्होंने मुझे बोला है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दे रखा है मुझको, 70 डिग्री। ये नहीं पता कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, लेकिन इसका और इसका सम मुझे दे रखा है 70 डिग्री। साथ में मुझे इन्होंने क्या दिया है कि बी ओ डी मेरा जो है वो है 40 डिग्री। ठीक है, अब मुझे इसने फाइंड करने को क्या बोला है, फाइंड में इसने मुझे बोला है कि आप बताओ मुझे कि एंगल बीओई कितना होगा और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। तो देखो, हम 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले देखो, मेरा ये दो लाइन सेगमेंट जो है वो इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि सी डी और बी ए बी ये नहीं है, ये बेसिकली लाइन है ही नहीं, सॉरी लाइन पूरी इंटरसेक्टिंग नहीं बन रही, बस एक कॉमन निकाल रखा है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे किससे, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब मैं आपको कुछ इस फॉर्म में दिखा सकता हूं, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। अब मेरे को डी ओ बी कितना दे रखा है, 40 डिग्री, किससे हुआ, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया और मुझसे बोला क्या गया है कि भाई ये बताओ रिफ्लेक्स ऑफ सीओबी। ये तो मैंने निकाल दिया अपना, सॉरी अभी ये तो निकाला ही नहीं है ना। अब देखो, मेरे को इन्होंने ये दे रखा है एओसी प्लस एंगल बीओई कितना है, सम 70 डिग्री दे रखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, गिवन है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एओसी जो है मेरा वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री। मतलब अगर मैं एओसी की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा बीओई आ जाएगा, वही मैं करने वाला हूं। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज या तो आप इसको ऐसे लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से आया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, एंगल एओसी इज इक्वल टू 40 डिग्री। कोई सा भी आप एक यूज कर लो, मैं ये यूज कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, एंगल बीओई क्या होगा, 70 माइनस 40 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। ये मेरा आ गया बीओई। ठीक है, अब बात हो गई बीओई हमने निकाल लिया। अब हमें ये निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सी। तो रिफ्लेक्स एंगल जब आपको मैंने बताया था तो मैंने उसमें क्या बताया था कि ये एंगल 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। और एक बात और याद रखना, जब भी मैं आपसे रिफ्लेक्स पूछूं, जैसे अगर मैं आपको सीओई निकालूं मैं, तो मैं कुछ इस फॉर्म में रखा है एंगल सीओई, सीओई
तो मैं आपसे ये वाला एंगल नहीं पूछ रहा, मैं रिफ्लेक्स पूछ रहा हूं, मतलब ये वाला, मतलब उसका उल्टा, मिरर इमेज आप समझ के चलना। तो मुझे रिफ्लेक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मुझे एंगल सीओई निकालना पड़ेगा, या फिर हमें एक और पॉइंट याद रखना कि एक पॉइंट से बने पूरा एंगल का सम कितना होगा 360। खैर उसमें मत लगाना, बिकॉज फिर आपको ये एंगल भी निकालना पड़ेगा और फिर पुट करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीओई निकाल लेते हैं। कैसे? लीनियर पेयर का इस्तेमाल करते हैं। देखो एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई कितना होगा 180 बाय लीनियर पेयर। और हमें पता है एओसी और बीओई, मतलब एओसी प्लस बीओई का सम कितना दे रखा है मुझको 70 डिग्री। और सीओई मैं निकाल सकता हूं अब, क्योंकि अब एक यही वेरिएबल की टर्म्स में बचा हुआ है जिसका मुझे एंगल नहीं पता है। तो सीओई कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 ये आ गया। और अभी मेरा भी सवाल यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे रिफ्लेक्स बताना है। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो आपका ये एंगल सीओई आया है ना, इसको 360 डिग्री से माइनस कर दो, तब जाके आपको रिफ्लेक्स मिलेगा। तो जब आप लोग इसको माइनस करोगे 052, मतलब आपका रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना हो गया 250 डिग्री। और इसी के साथ ये सवाल जो है हमारा खत्म हो गया। ठीक है, चलो फिर अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं, वो क्या कह रहा है। वो भी कुछ इसी तरीके से बेस्ड है और इससे आसानी है। क्या है क्वेश्चन, देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको, फिगर में प्लॉट कर देता हूं, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, और मेरा ये एंगल है सी, ये है मेरा 90 डिग्री। तो अभी हम देखो बात कर रहे थे, हमें क्या क्या दे रखा है, एंगल सी हमें दे रखा है, सॉरी वेरिएबल दे रखा है, ये 90 है, और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। लेकिन हमें एक चीज दे रखी है इन्होंने, क्या कि एंगल ए रेशियो बी जो है वो है 2:3 और हमसे सी निकालने को बोला। ठीक है, और हमें कुछ नाम भी तो दे रखे हैं, खैर नाम की जरूरत नहीं है। जब आपको एंगल के नाम दे दिए जाए ना, आपको एंगल जो दे दिया जैसे ए और बी दे दिया है, तो आपको नाम की जरूरत ही नहीं है। आप इन्हीं वेरिएबल को पुट करके अपना सवाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं अभी करके दिखाता हूं। इन्होंने मुझे क्या बोला है कि मेरे पास ए और बी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो दे रखा है तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, लेट एंगल ए एंड बी बी 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये देखो मेरा XY एक लाइन है, ठीक है, और एक ही पॉइंट से ये तीनों एंगल बन रहे हैं। मतलब क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 जो होगा मेरा, वो 180 डिग्री होना चाहिए। किससे? बाय लीनियर पेयर। और अभी हमने A और B को कुछ एज्यूम किया था 2x और 3x। जब भी आपको रेशियो में दिया जाए ना, तो आपको याद है रेशियो में हम एक कॉमन पार्ट होता था या फिर जो कॉमन मल्टीपल होता था, जो दोनों में कॉमन है, हम उसको एलिमिनेट कर देते थे। तो आप उसको ही कुछ मान के चलते हैं 2x और 3x, ताकि हमको ये x पता चल जाए और फिर हम a और b निकाल लें। तो देखो मैं कैसे करूंगा, ये मेरा 5x हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके, और मेरा जो ये 90 है ये इधर आके क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब मेरा बचा 90 डिग्री। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी x की वैल्यू आएगी 118 डिग्री। ठीक है, अभी ये जो है हमारी x की वैल्यू आई है। अब मैं इस x की वैल्यू से अपने एंगल a और b निकाल सकता हूं। कैसे? देखो हमने एंगल a क्या माना था 2x ही माना था, और x की वैल्यू हमें क्या मिली है 18 डिग्री, मतलब एंगल कितना हो गया मेरा 36 डिग्री। इसी तरह मैंने एंगल b को क्या माना था 3x, और मेरी x की वैल्यू है 18, मतलब ये मेरा बन गया 54। ठीक है, अब देखो
आपके पास ये एंगल आ गया 36 डिग्री और ये वाला एंगल आ गया 54 डिग्री। तो अब आप लोग सी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, एम और एन एक्स वाई जो है वो एक इंटरसेक्ट तो कर रही है, मतलब जो ये एंगल सी है मेरा, यहां समझाता हूं, एंगल सी है जो मेरा वो बेसिकली ए प्लस 90 के बराबर ही तो है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा नहीं, देखो आप ये देखो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हाइड कर लो। तो देखो आपको ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग दिख रही है और वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी लाइन इंटरसेक्ट करे तो अपोजिट यानी वर्टिकल एंगल बराबर होंगे। तो वर्टिकल एंगल क्या बैठ रहा है इसका, ए और 90, यानी कि ये दोनों। तो मैं इसको ऐसी फॉर्म में दिखाऊंगा जो हमारी, सॉरी ये तो 90 डिग्री के लिए थी, तो ये जो हमने पी नाम दिया था इसको, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने अभी ए की वैल्यू निकाली थी वो तो मैं पुट कर सकता हूं, बिकॉज ए कितना आया था हमारा 36 डिग्री। आप चाहो तो इसको भी ऐसे दिखा सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मान के यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सी की वैल्यू कितना आ गई जब आप इसको आप प्लस करोगे 126 डिग्री। यहां पे ये सवाल जो था हमारा खत्म हो गया। कुछ इसी तरीके से और सवाल है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कुछ इसी लॉजिक पे बेस्ड है। कैसे है मैं इसको बता देता हूं, आप लोग करोगे। देखो आपको ये बोला है, ये कुछ है फिगर मेरा, इसमें मेरे ये दोनों एंगल जो है, एंगल पी क्यू आर, ये मेरा टी है, ये मेरा एस है, ये दोनों एंगल बराबर है। आपको बोला गया है कि आप मुझे ये प्रूफ करो पी क्यू एस जो है एंगल पी आर टी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो जब आप लोग लीनियर पेल लगाओगे यहां पर तो यही तो कुछ बनेगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर कितना बनेगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरह यहां पर क्या आप कर सकते हो कि पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम लॉजिक बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब याद रखना, देखो जब भी आपकी सेम साइड में कोई भी टर्म बराबर हो जाए, जैसे मेरे इस सवाल में आरएचएस साइड 180 है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। ये आप लोग 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। आप लोग क्या लिखते थे डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर जो है मेरा किसके बराबर होगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और अभी आपको इन्होंने क्या गिवन दिया था कि मेरा एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये आपको गिवन दिया था इन्होंने। तो देखो पी क्यू आर पी आर क्यू, जब ये दोनों बराबर है तो हम इसको एक वैल्यू पुट कर सकते हैं कोई सी भी। मैं क्या करता हूं, मैं पी क्यू आर एज्यूम करता हूं, यहां पर जो मेरा पी आर क्यू है इसको मैं पी क्यू आर लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को इन्होंने ये बोला है ना कि दोनों के दोनों बराबर। अब भाई x और y मेरे बराबर है और मुझे कुछ 2x प्लस 3y दिया है, तो मैं यही लिख सकता हूं ना 2x प्लस 3x, क्योंकि x और y तो बराबर है, आपस में इंटरचेंज करो कोई मतलब नहीं बनता। तो सेम लॉजिक से यहां पे मैंने पी क्यू आर कर दिया। यहां पे रीजन भी लिखना, बिकॉज एंगल पी क्यू आर जो है मेरा एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, अब यहां देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। अब ये जब दोनों मेरे बराबर है और दोनों के साइन ही देखो प्लस प्लस है, अब अगर आप इसको इधर ले आओ तो माइनस में ही होगा, तब भी आप कैंसिल आउट ही करोगे और यहां पे भी ये कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो बचा क्या, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमसे प्रूफ करने को बोला था, हेंस प्रूव्ड। अगला सवाल देखो, इससे भी बहुत ही सिंपल सवाल है ये। क्या सवाल कह रहा है कि
इन फिगर 6.16 फिगर बनाता हूं मैं इसका तो आप लॉजिक की आर्गुमेंट दोगे। देखो आपको ये बोला है, ये फिगर एक लाइन सेगमेंट है और एक ये दे रखा है कुछ हमको, ठीक है। हमें ये बोला गया है कि W Z X और Y मतलब X प्लस वाई मेरा W प्लस Z के बराबर है, और हमें शो करने को बोला है कि AOB एक लाइन है। तो देखो एक पॉइंट से बने दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, X प्लस वाई 180 हो गया, और इसी तरह ये भी 180 है, तभी ये दोनों मेरे बराबर है। इसी लॉजिक से हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब जो हमें AOB है वो एक लाइन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो कि बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी आपको अलजेब्रिक में इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो आप लोग आई होप कर लोगे। ये सवाल और अगला सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, और अगर आपको ना आए तो मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। चाहो तो आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप की लिंक भी तुम्हें इसमें मिलेगी, और पर्सनल नंबर तो खैर आप लोगों पे है ही मेरा। अगला टॉपिक हम बात करेंगे अगली वीडियो में पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको अपने यूटी में, नहीं तो क्लास टेस्ट, नहीं तो जो आपके FA1 होंगे, सॉरी SA1 होंगे, या फिर फाइनल एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। तो तब तक आप इन वीडियो को देखो और अगली वीडियो जरूर देखना। थैंक यू।